नील की जादुई कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सुख शांति के साथ हरियाली बसी हुई थी। इस गांव का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम नील था। नील गांव का सबसे प्रिय बच्चा था। उसकी मुस्कान सभी को बहुत प्रभावित करती थी और उसके साथ रहने वाले सभी बच्चे उसके साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। एक दिन गांव के बड़े मंदिर में एक पुराना पुस्तक छुपा हुआ मिला। नील ने वह पुस्तक उठाई और देखा कि यह एक जादुई पुस्तक थी। इस पुस्तक में अनगिनत जादुई शक्तियों का वर्णन था जो उसे किसी भी चीज को बना सकती थी। नील का दिल धड़क उठा और उसने तय किया कि वह इस जादुई पुस्तक का उपयोग करके गांव को और भी सुंदर बनाएगा। नील ने पहले जादू सीखने का निर्णय लिया और फिर धीरे धीरे वह जादू सीखता गया। उसने एक दिन एक छोटे से पौधे को बड़ा और हरित बना दिया, जिसे देखकर सभी गांव वाले चौंक गए। नील के जादू ने गांव को नए जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। नील के जादू के कारण गांव का वातावरण और भी मित्रता भरा हुआ हो गया। उसने एक जादुई वृक्ष पौधे का रूप बदलकर सभी को विभिन्न रंगों के फूलों का आनंद उठाने का मौका दिया। गांव का हर कोना हर बार नए और आश्चर्यजनक रूप में सजीव हो जाता था। नील की जादूगरी ने उसे विभिन्न देशों और लोगों के साथ भेज दिया। एक दिन उसने एक राजा के दरबार में अपना कला प्रदर्शन किया। राजा ने नील के जादू में इतनी रुचि ली कि उसने उसे राजमहल में बुलवाया। राजमहल में नील ने अपने जादू का प्रदर्शन किया और राजा को भी बहुत प्रभावित किया। राजा ने नील को अपने दरबार का जादूगर माना और उसे अपने साथ रखने का निर्णय लिया। नील ने राजा के साथ रहकर उसे और भी खुश किया और उसके जीवन को जगह जगह चमका दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक समय आया जब राजा को एक दुख भरा समाचार सुनाया गया। राजा की रानी बीमार थी और कोई भी चिकित्सक उसकी बीमारी का सही इलाज नहीं बता पा रहा था। राजा ने नील से बोला, क्या तुम मेरी रानी को ठीक कर सकते हो? नील ने नम्रता से हाँ कहा और रानी के पास जाकर उसकी बीमारी का कारण जानने के लिए अपनी जादूगरी का उपयोग किया। उसने देखा कि रानी की बीमारी एक जादुई अस्त्र के प्रभाव से हुई थी। नील ने उस अस्त्र को हटा दिया और अपनी जादूगरी से रानी को स्वस्थ कर दिया। राजा ने नील को बहुत आभारी महसूस किया और उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव दिया। नील ने ये पूरी करने के लिए राजा की सेवा में रहने का निर्णय लिया, लेकिन वह हमेशा अपने गांव का स्मरण करता रहता था। नील ने राजमहल में रहकर भी अपनी जादूगरी का प्रयोग लोगों की मदद के लिए किया। उसने अनेक गरीबों की मदद की और उन्हें खुशियों से भर दिया। उसका दिल हमेशा गांव के लोगों के लिए धड़कता रहा और वह अपने जादू से हमेशा उनकी मदद करता रहा। इस प्रकार नील ने अपने जादू से न केवल अपने गांव को सुंदर बनाया बल्कि उसने अपने साहस और सेवा भावना के माध्यम से एक समृद्ध और समृद्ध जीवन जीने का संदेश दिया। नील की कहानी ने सिखाया कि हमारे पास जो भी है, हम उसे सही तरीके से प्रयोग करके अपने और दूसरों के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। उसकी देशभक्ति और समर्पण ने उसे एक सच्चे हीरो बना दिया। जादुई महल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। राजू गांव का सबसे समृद्ध और उत्साही लड़का था। उसके माता पिता बहुत ही समझदार और सच्चे लोग थे और उन्होंने राजू को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरी कोशिश की थी। राजू का सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा और उसका प्रतिष्ठान बढ़ाएगा। उसने अपने पढ़ाई में ध्यान देने के बावजूद भी उसे जादू और आध्यात्मिक बातों में रुचि थी। एक दिन वह अपने गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा था जब एक बूटे वाला व्यक्ति उसके पास आया। बूटे वाला बड़े पुराने और जादुई बूटों को लेकर जाना जाता था। राजू को भी बूटों में दिखाई देने वाली विशेषता के बारे में सुना था। बूटे वाला राजू से बोला, बहुत दिनों से तुम्हारी आंखों में वह उत्सुकता है जो सच्चे जादू को चाहते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज देने को आया हूँ जिससे तुम अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हो। राजू ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान दिया और कहा, कृपया मुझे वह चीज दिखाएं जो मेरे गांव को महान बना सकती है। बूटे वाला मुस्कुराया और बूटों को निकालकर राजू के सामने रख दिए। वह बूटे बोले, ये जादुई बूटे हैं। जो भी इन्हें पहनेगा उसे जादू सीखने का अद्वितीय अवसर मिलेगा। इन बूटों का असली जादू तब खत्म होगा जब तुम अपने गांव का काम पूरा करोगे और उसे सफल बना दोगे। राजू ने बूटों को धन्यवाद कहकर पहन लिए और बूटे वाले को गांव की ओर देखते हुए वहीं वापस लौट गया। राजू ने बूटों को पहनते ही एक चमत्कार घटित हो गया। एक अजीब सी आंधी उठ गई और उसको जादुई शक्तियों से घेर लिया। राजू ने एक आवाज सुनी, तुम्हें जादू सीखने का इच्छा है तो तुम्हें एक साथ का समय मिलेगा। इस समय में तुम्हें गांव की समस्याओं का समाधान करना होगा। राजू को समझ में आया कि उसे इस अद्वितीय अवसर का सही उपयोग करना होगा।
उसने तत्परता से बूटों का सामना किया और उसे महान जादू सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। राजू ने अपने गांव की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उसने सुना कि गांव के किसानों को एक बुरी बुआई सीजन में अच्छी बोने जा रही थी, इसलिए वह बूटों की मदद से उनके लिए जादुई बीज बनाए। जब वे बूटों के साथ बीज बोने तो अचानक समय बदल गया और सभी फसलें तत्काल पूरी हो गईं। गांव वाले हैरान रह गए और राजू को देखकर पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादुई बूटे मुझे मिले हैं और उनसे सीखकर मैंने गांव की समस्याओं का समाधान किया। गांव वाले हैरान हो गए और उन्होंने राजू से कहा, तुम गांव का हीरो बन गए हो। राजू ने अपने जादुई बूटों की मदद से गांव की हर समस्या का समाधान किया। उसने बीजों को जल्दी होने का तरीका सिखाया, पानी को स्वच्छ और उपयोगी बनाया और अन्य गांव वालों को भी जादू सीखने में मदद की। एक दिन गांव का मुखिया राजू के पास आया और बोला, तुम्हारे जादू ने हमारे गांव को बहुत समृद्धि और खुशियां दी हैं। तुम गांव के लिए सच्चे हीरो हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस गांव के लिए कुछ करना है और जब तक मैं ये जादुई बूटे पहना हुआ हूँ मैं इसे बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। गांव का मुखिया ने राजू को बहुत सम्मानित किया और गांव के लोग उसे बहुत प्रशंसा देने लगे। राजू ने अपने जादुई बूटों का प्रयोग करके गांव को एक नई ऊंचाई दिलाए और वह अपने माता पिता के सपने को हकीकत में बदलने में सफल रहा। वक्त बीत गया और राजू ने अपनी जादुई बूटे उतार दी, क्योंकि वह समझ गया था कि अब उसके जादुई बूटों की आवश्यकता नहीं है। बूढ़े गिद्ध की सलाह की कहानी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रह करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ना भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेढक रहते थे। उन्हें वो टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर असली जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध ये सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करें तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। कहानी से सीख, हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में ये हमारे लिए घातक हो सकता है। तोते का निर्णय। एक तोता एक दिन पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था। वह अभी अभी एक कच्चा अनार तोड़कर लाया था। बड़ा स्वाद लेकर वह उसे खा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाले गुलाब के एक फूल पर एक तितली और एक मधुमक्खी आ बैठी। दोनों साथ साथ आई थी। दोनों ही उसका रस पीना चाहती थी। वे आपस में झगड़ने लगी। तितली बोली, अरे पहले मैं आई हूँ, इस फूल पर मेरा अधिकार है, तू और कहीं चली जा। मधुमक्खी कहने लगी, हटो भी, तुमसे पहले मैं आई हूँ, चलो तुम ही भागो यहाँ से। दोनों काफी देर तक आपस में इसी प्रकार तू मैं करती रही। अंधेरा घिरने लगा था। उन्हें घर भी जल्दी लौटना था। दोनों में से कोई भी न तो उस फूल का रस पी पा रही थी, न उसे छोड़ पा रही थी। सहसा उनकी निगाह डाल पर बैठे तोते पर पड़ी। उन्होंने तोते को पुकारा, तोता भाई, कृपया इधर आइए।
आप हमारे झगड़े का फैसला कर दीजिए, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। तोता अब उनके पास आ गया। कहिए, आपका क्या भला कर सकता हूँ? वह पूछने लगा। दोनों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी। तोता कहने लगा, मैंने आप दोनों को ही आते देखा था, दोनों ही साथ साथ आई थी। ऐसा करो कि आप दोनों ही आधे आधे गुलाब का रस पी लीजिए। ओह, ये तो संभव नहीं है, ये भला कौन सा न्याय हुआ? तोता भाई, तुम निस्संकोच दोनों में से किसी एक के पक्ष में अपना निर्णय सुना तो हम बिना झगड़ा किए उसे मान लेंगे। अपनी लंबी सूंड घुमाते हुए तितली बोली। तोता कहने लगा, बहनों, मिलजुल कर रहो, साथ साथ खाओ, साथ साथ प्रेम से बोलो, साथ साथ रहो, एक दूसरे को सहयोग करो। किसी के साथ मिलकर न रहने वाले, अलग अलग चलने वाले क्या भला अच्छे कहे जा सकते हैं? क्या वे कभी दूसरों का सम्मान पा सकते हैं? अब तोते ने 2 पल सोचा, फिर कहने लगा, सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें अपना निर्णय, बुरा न मानना, ध्यान से सुनना। मधुमक्खी और तितली तोते के पास खिसक आई। बड़े ध्यान से वे उसकी बातें सुनने लगी। इस फूल पर मधुमक्खी का अधिकार है, तोता कहने लगा। ऐसा सुनकर मधुमक्खी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन तितली के मन में उदासी छा गई और उदासी भरी नजरों के साथ तोते से कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तोते भाई? मैंने आखिर क्या अपराध किया है? तोता 2 पल रुका, फिर अपने पंजे में पंजा उलझाते हुए स्थिर स्वर में बोला, देखो, जो औरों को देता है वही पाने का सच्चा अधिकारी है। तुम दोनों ही फूलों का रस पीती हो, तुम उसे केवल अपने काम में ले लेती हो, पर मधुमक्खी उसे शहद के रूप में बदलकर दूसरों को दे देती है। फूलों के रस को और भी उपयोगी और गुणकारी बना देती है। वह स्वयं मारी जाती है, पर फिर भी शहद बनाना नहीं छोड़ती। परोपकार में लगे हुए महान व्यक्ति स्वयं कष्ट पाकर भी कल्याण करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी दुखी नहीं रहते, अनायास ही वे बहुत सी सुविधा संपत्ति पा लेते हैं। तोता की बात सुनकर तितली का मुंह लटक गया। वह बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप वहां से उड़ गई। धन्यवाद तोता भाई, मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा और फूल पर बैठकर आराम से रस पीने लगी। वह मन ही मन सोचती जा रही थी, उस जीवन से क्या लाभ, क्या जो दूसरों का उपकार न कर सके, उनके कुछ काम न आ सके। अपने घर आने पर हमारे देश के हर देवता की अलग सवारी है। शिव बैल पर चढ़ते हैं, उनके एक पुत्र कार्तिकेय मोर पर और दूसरे पुत्र गणेश चूहे पर, लक्ष्मी उल्लू पर, यम भैंसे पर, भैरव कुत्ते पर, देवी सिंह पर और विष्णु गरुड़ पर छोड़ो देवताओं और उनकी सवारियों के किस्से को, आओ अपनी कहानी कहें। एक बार विष्णु भगवान को किसी मामले में सलाह की जरूरत पड़ी, तो वे गरुड़ पर चढ़कर शिव के घर कैलाश जा पहुंचे। शिव ने विष्णु की खूब आवभगत की और तब आदर से आसन पर बैठाकर पूछा, कहिए, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो इतनी दूर आने का कष्ट किया? बात ये थी कि जैसे हमारी दुनिया में भले और बुरे आदमी होते हैं, वैसे ही देवताओं की दुनिया स्वर्ग में भी देवता और राक्षस होते हैं। हमारी दुनिया में जैसे बुरे आदमी भले आदमियों के साथ जब मौका लगे झगड़ा उपद्रव करते हैं, वैसे ही मौका मिलने पर स्वर्ग में भी राक्षस देवताओं को तंग करने लगते हैं। उन दिनों भी स्वर्ग में राक्षस देवताओं के साथ उपद्रव कर रहे थे और उसी के बारे में विष्णु दौड़े हुए शिव से सलाह करने आए थे। दोनों बातें करने लगे। विष्णु जिस गरुड़ पक्षी पर चढ़कर आए थे, वह एक तरफ बैठ गया था। शिवजी के गले में माला की तरह एक सांप लिपटा हुआ था। शिवजी को सांपों से खेलने का शौक है, इसीलिए वे गले और भुजाओं में सांप लपेटे रहते हैं। गरुड़ सांप से ज्यादा ताकतवर होता है और सांप को पंजे और चोंच से मार डालता है। गरुड़ ने सांप को देखा पर चुप रहा, क्योंकि ये उसके मालिक विष्णु के मित्र शिव का घर था। पर सांप ये बात भूल गया कि गरुड़ इस समय हमारा मेहमान है और गरुड़ की तरफ देखकर उसने फुकार मारी। गरुड़ चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सांप ने समझा गरुड़ मुझसे डर गया है। सांप ने फिर फुकारा और वह बार बार पुकारता ही रहा। जब सांप नहीं माना तो गरुड़ ने धीरे से कहा, हे सांप महाराज, बस रहने दो अपनी इस फूंफू को। जहां तक तुम्हारी ताकत शक्ति की बात है, मैं जानता हूं कि तुम कितने ताकतवर हो, पर यहाँ ताकत का नहीं, स्थान का प्रश्न है। तुम मेरे स्वामी विष्णु के मित्र शिव के गले में लिपटे हो। मैं धरती की तरह वहां आकर भी तुम्हें तोड़ मरोड़ सकता, पर यह भले आदमियों की बात नहीं होगी कि मैं शिव के गले तक पहुंचूं। गरुड़ ताकतवर था और सांप कमजोर। गरुड़ की बात सुनकर वह घबरा गया और फुकारना बंद कर चुपचाप एक तरफ को बैठ गया। गरुड़ और सांप की इस कहानी का पाठ यही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान तो सबके लिए आवश्यक है ही। ये भी समझना जरूरी है कि कहाँ क्या करना चाहिए और कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ क्या बात कहनी चाहिए और कहाँ क्या बात नहीं कहनी चाहिए, इसकी सावधानी भी आवश्यक है।
कुछ भी करने या कहने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि यहाँ ये कहना या करना ठीक है या नहीं। दौड़ने वाला कछुआ। एक समय की बात है, एक झील में एक कछुआ रहता था। कछुआ दौड़ने में तेज और माहिर था। वह अपनी छोटी छोटी टांगों से भी तेजी से दौड़ सकता था। उसकी दोस्ती गहरे पानी में रहने वाले एक मेंढक से थी। दोनों दोस्त हर रोज साथ में खेलते और समय बिताते थे। एक दिन कछुआ ने अपने दोस्त मेंढक को दौड़ने की कला दिखाने का सोचा। मेंढक को बुलाया और बोला, हे मेंढक, मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ कि तुम्हें भी पीछे छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक दौड़ लगाओगे? मेंढक हंसकर बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भी तेज दौड़ सकता हूँ। दोनों दोस्त ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। दौड़ का समय आ गया और दोनों एक साथ दौड़ने लगे। कछुआ जल्दी से आगे निकल गया और मेंढक को पीछे छोड़ गया। मेंढक के जोश में आकर वह और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ समय बाद मेंढक की सांसें थकने लगी। वह बहुत तेज दौड़ नहीं कर रहा था, परंतु उसका गर्व उससे मजबूर कर रहा था कि वह कछुआ को पीछे छोड़ेगा। वह जोर जोर से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कछुआ उससे हमेशा आगे रहता था। आखिरकार मेंढक थककर रुक गया। वह कछुआ के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, तुम्हें पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी तेज दौड़ने की कला है। तुम जीत गए और मैं हार गया। कछुआ मुस्कुराया और बोला, दोस्त, दौड़ने में मेरा टैलेंट है, परंतु तुझे दौड़ना आता नहीं है। टैलेंट हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। मैंने अपने टैलेंट को समझा। तुम्हारे पास दौड़ने की कला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक और काबिलियत है जिनके लिए तुम्हें गर्व करना चाहिए। मेंढक ने समझ लिया कि कछुआ सही कह रहा है। उसने अपना टैलेंट और काबिलियत को समझा और खुशी से जीने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अलग टैलेंट, काबिलियत और गुणों के साथ पाया जाता है। हम सब अपने तरीके से कम करते हैं और खुद में एक अहमियत रखते हैं। हमारे टैलेंट और काबिलियतों को समझकर उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारे दोस्त भी हमारी कमजोरियों को समझते हैं और हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। इसमें हमें अपने टैलेंट पर गर्व करना चाहिए और दूसरे के टैलेंट को भी सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी कहानी 5917 के साथ।